Hello student, this is your social studies teacher S. Mustafa Kazmi with my next lecture of chapter 2 History Nationalism in India. This chapter tells about the rise of nationalism. देशभक्ति भावना का उरूज भारतीयों में कैसे हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए और इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की, उन ज़्यादतियों के अगेंस्ट किस तरह से भारतीयों का गुस्सा फूटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेशनलिज्म इन इंडिया और उसका पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 के बीच में हुआ। इसमें ब्रिटेन जो था वो बहुत अहम एलाई था, जिसकी वजह से उसको बहुत खर्च उठाना पड़ रहा था डिफेंस में। इस खर्च को मीट करने के लिए उसने इंडियंस पे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। इन टैक्सेस का सबसे बुरा प्रभाव वो किसानों पे पड़ा और उसने क्या किया, यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौजों में भरना शुरू कर दिया ताकि वो जंग में उसकी तरफ से जाके लड़ें। दूसरी बात, उसी दौरान इंडिया में फसल बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था और भुखमरी के हालात आ गए। और उसी वक्त एक इन्फ्लुएंज़ा मतलब हैज़ा फैल गया, जिसने यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 मिलियन लोगों को मार दिया, जो कि 1921 के सेंसस में दिखाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मोहनदास करमचंद गांधी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत आए तो उन्होंने यहाँ पे एक नया मेथड स्टार्ट किया मास एजिटेशन का, जिसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। जैसे कि नाम से ही वाकिफ़ है कि सत्य के लिए लड़ाई करना, लेकिन इस लड़ाई में बिना किसी हथियार के आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ना होगा। इसमें उन्होंने कहा कि हमको किसी भी तरीके से एग्रेसिव नहीं होना है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किए। जैसे पहला किसानों का आंदोलन चंपारण में 1916 में, दूसरा किसानों का आंदोलन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में और मिल वर्कर्स की मूवमेंट अहमदाबाद में 1918 में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने एक एक्ट पास किया जिसको उन्होंने नाम दिया रॉलेट एक्ट। इसको इंडियन मेंबर्स नहीं पास करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसको पास करना पड़ा। ये एक्ट गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर देती थी, वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को उठा के जेल में डाल सकती थी बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक नेशन वाइड सत्याग्रह छेड़ा। ये सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। इस स्ट्राइक का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और लोग जो हैं इसके सपोर्ट में काम काज छोड़ के इसमें आने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट और मोहनदास करमचंद गांधी को दिल्ली एंटर करने से बिल्कुल मना कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसने बहुत अहम रोल अदा किया भारत की आज़ादी में। 10 अप्रैल 1919 अमृतसर। कुछ लोग एक शांतिपूर्वक सभा निकाल रहे थे, जिसमें पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे वो लोग भड़क गए और लोगों ने आसपास की दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और अमृतसर की कमान जनरल डायर के हाथों में दे दी गई। इसके कुछ दिनों बाद 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया गया। इसमें कुछ गांव के लोग इकट्ठा हुए और एक मेले में जलियांवाला बाग में। ये बाग चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था और एक छोटा सा संकरा सा रास्ता था जिससे आना जाना था। जनरल डायर ने ये एग्ज़िट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया और वहीं पे ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें काफ़ी सारे लोग मार दिए गए। इसका पब्लिक रिएक्शन बड़ा ख़राब हुआ पूरे नॉर्थ इंडिया टाउन्स में और गवर्नमेंट का रुख भी बड़ा ख़राब था इस पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट।
1914 से 1919 के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें यूरोप की दो बड़ी ताकतें तुर्की और ब्रिटेन थीं। इस जंग में तुर्की बहुत बुरी तरह से हार गया 1919 में, जिसकी वजह से एक ट्रीटी हुई जिसको नाम दिया जाता है ट्रीटी ऑफ लुज़ैन 1923 में। इस ट्रीटी ऑफ लुज़ैन की एक शर्त ये थी कि अब से तुर्की में कोई खलीफा नहीं होगा, खलीफा जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का हेड होता था। इस चीज़ की खबर जब भारत में कुछ लीडर्स जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली को लगी, तो उन्होंने यहाँ पे एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया खिलाफत कमेटी, बॉम्बे में मार्च 1919 में, टू डिफेंड खलीफा, जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया। और कांग्रेस के कैलकाटा सेशन सितंबर 1920 में गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को साथ साथ लेते हुए फॉर स्वराज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1909 में गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में ब्रिटिश रूल जो कायम हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था भारतीयों का कॉपरेशन। उनका मानना ये था कि अगर भारतीय कॉपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल अभी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे इंडिया में और हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए थे, जिनमें पहला ये था कि जो टाइटल्स लोगों को मिलते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, बॉयकॉट करना चाहिए सिविल सर्विसेज को, पुलिस को, आर्मी का और कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का और स्कूल्स का। दूसरी चीज़, बॉयकॉट करना चाहिए फॉरेन गुड्स का। नेक्स्ट, उनका मानना ये था कि अगर गवर्नमेंट अपनी इसी हथकंडों को अपनाती रही तो हमें पूरी तरह से उनको डिसओबे करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट के स्टार्ट से ब्रिटिशर्स को बड़ा धक्का लगा और भारतीयों को काफ़ी उत्साहवर्धन मिला, जिसका मुजाहरा इससे किया जाता है कि भारतीय गुड्स बहुत तादाद में बिकने लगे। ब्रिटिशर्स या फॉरेन गुड्स जो थे वो बहुत हद तक कम होने लगे। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर का एक गांव चौरी चौरा, वहाँ पे कुछ लोग एक शराब की दुकान को बंद करवा रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने वहाँ पे फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से भड़के हुए लोग वहाँ पास की पुलिस चौकी में पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने आग लगा दिया। पुलिस चौकी को आग लगाने के साथ साथ उसमें लगभग 22 पुलिस वाले थे, उनको जला दिया। इन 22 पुलिस वालों की मौत की वजह से गांधी जी को बड़ा धक्का लगा और गांधी जी ने 3 सप्ताह का उपवास रखा और उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जब जनवरी में स्टार्ट किया गया 1921 में, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सबके अपने अलग अलग मुफाद थे, किसी का कुछ एस्पिरेशंस थे, किसी के कुछ एस्पिरेशंस थे। स्वराज के कॉल पे वो लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। अवध में किसानों ने मूवमेंट चलाया जिसको लेड किया था बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जिन्होंने फीजी में एक बदुआ मजदूर का काम किया था। उसके बाद उन्होंने अवध किसान सभा भी बनाई। किसान जो थे वो अगेंस्ट थे हाई रेंट्स और अदर जितने भी टैक्सेस लगाए जाते थे तालुकदारों की वजह से और लैंडलॉर्ड्स की वजह से। किसान ये चाहते थे कि ये जो टैक्सेस उनसे लिए जाते हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाए और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स जो उन पे जुल्म करते थे उनको हटा दिया जाए। अवध के किसानों के बाद आदिवासी किसान, आदिवासियों का मानना ये था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वही उनको आज़ादी दिलाएगा, जो फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिया गया ब्रिटिश ऑफिसर्स की वजह से की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि अब आदिवासी जंगलों में नहीं रह सकते और जंगलों में खेती किसानी नहीं कर सकते। उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया गया और रोडों पे छोड़ दिया गया अपने बेकार करने के लिए। उसके बाद ऐसे ही कुछ मामला टी के बागानों में होता था। टी के बागानों में एक नया लॉ लगता था 1859 का, जिसको कहते थे इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत टी बागान में काम करने वाले लोगों को बिना परमिशन बाहर नहीं जा सकते। उसके लिए उनको ब्रिटिश ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती थी। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उनको एक नई होती मिली और उन्होंने बिना परमिशन जाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से ये लोग रास्ते में फंस गए क्योंकि रेलवे और बस सारी बंद थी,
जिसकी वजह पुलिस ने इनको पकड़ा और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इसी का एक सब टॉपिक है साइमन कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टैचुटरी कमीशन बनाई अंडर सर जॉन साइमन, जिसका काम ये था कि वो यहाँ पे इंडिया में आती और यहाँ पे देखती कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लागू हो सकता है और क्या क्या चेंजेस इसमें आ सकती हैं। लेकिन इस कमीशन की एक कमज़ोरी थी कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे सारे ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज करना शुरू कर दिया। साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में आया 1928 में। जब ये आया तो इसको लोगों ने बहुत बुरी तरह से ग्रीट किया विद स्लोगन्स लाइक गो बैक साइमन। सारी पार्टीज़ ने इस प्रोटेस्ट में साथ दिया। अक्टूबर 1929 में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक बहुत अजीब सा ऑफ़र दिया डोमिनियन स्टेटस का, लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया। उन्होंने ऑफ़र ये भी दिया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट मार्च, बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अंग्रेज़ों ने नमक पे बहुत सारी पाबंदियाँ और कुछ टैक्सेस लगा दिए, जिसका विरोध गांधी जी ने अपने लेटर में वाइसरॉय इरविन को किया। इसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना दांडी मार्च स्टार्ट किया। उनके साथ 78 वॉलंटियर थे उनके, जिन्होंने 24 दिन लगातार चली और 240 माइल कवर किया साबरमती से दांडी तक। दांडी पहुंचने पे गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथों से खुद नमक बना के इस लॉ को तोड़ा। सॉल्ट मार्च ने नींव रखी थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की। काफ़ी सारे लोग पूरे देश में अपने तरीके से इस लॉ को तोड़ रहे थे। लोगों ने फॉरेन क्लॉथ्स को जलाना शुरू कर दिया, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया और आदिवासी लोगों ने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करना शुरू कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का रिस्पॉन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत बुरा दिया। उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसका रिस्पॉन्स बड़ा बुरा हुआ। पूरे भारत में आग जैसी लग गई। गांधी जी को 1 महीने बाद अरेस्ट कर लिया गया। लोगों ने जगह जगह चीज़ें फूंकनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से गांधी जी ने मूवमेंट को बंद करने का फ़ैसला किया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पे साइन कर दिया। इस पैक्ट में ये था कि गांधी जी को दिसंबर में लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना है, जिसकी एवज में ब्रिटिशर्स कांग्रेस लीडर्स को छोड़ देंगे। दिसंबर में गांधी जी चले गए और कांग्रेस लीडर्स को छोड़ दिया गया। गांधी जी के वापस आते ही पता चला उनको कि कांग्रेस लीडर्स को नहीं छोड़ा गया, उनके साथ धोखा दिया गया, जिसकी वजह से गांधी जी ने फिर से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और ये 1 साल तक चला। उसके बाद फिर अपनी मोमेंटम खो चुका था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोगों की सोच और मकसद ज्वाइन करने का। पहला किसानों ने जो स्वराज की स्ट्रगल में हिस्सा लिया, उनका एक ही मकसद था कि लगान माफ़ हो जाए। लेकिन 1931 में जब ये ख़त्म हुआ तब तक इसकी कोई बात नहीं हुई थी, तो 1932 में इन्होंने इसमें फिर से कभी रिजॉइन नहीं किया। कुछ छोटे मोटे किसानों ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ मिलकर वायलेंट मूवमेंट में हिस्सा लिया। कांग्रेस के साथ इनकी दूरी हमेशा की हो गई, क्योंकि वो रिच लैंडलॉर्ड्स को गुस्सा नहीं करना चाहते थे। बिजनेसमैन से हमेशा कांग्रेस की अच्छी बनी। इसी वजह से 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का फॉर्मेशन हुआ 1927 में। बिजनेसमैन हमेशा मानते थे कि स्वराज का मतलब यह है कि ऑप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ को एंड करना। इसी वजह से कांग्रेस का उनका अच्छा तालमेल रहा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द विमेंस पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का, क्योंकि ये लोग बहुत कांग्रेस के बहुत करीबी थे, जिस वजह से इन्होंने उसमें डिस्टेंस किया। कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन वो सेलेक्टिवली लोग थे जो कांग्रेस से गुस्सा थे, उसी वजह से उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को उससे दूर रखे। इसी वजह से वर्कर्स की डिमांड को उसने नहीं माना।
विमेंस जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सिविल डिसोबीडियंस में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि ये ज़्यादा विमेंस ऐसी थीं जो हाई कास्ट फैमिली से आती थी, गरीब फैमिली से नहीं आती थी। कांग्रेस जो थी वो ज़्यादा विमेंस को अपनी पार्टी में नहीं रखती थी, लेकिन बस वो एक सिंबल की तरह उसको विमेंस को यूज़ करती थी।